अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध। इसके तहत हमने बताया था कि विकास क्या है, विकास की परिभाषा क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। उसके बाद हमने विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात किया था। अर्थात जो विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध चैप्टर है, उसका पार्ट 1 जो आधा हिस्सा था वो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसमें आपने ये समझने का कोशिश किया था कि एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो विभिन्न चीज़ों को सीखता है, वो विकास करता है, और उस विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उसको हमने बांट के बताया था। आइए आज समझते हैं उन अलग अलग अवस्थाओं की विशेषता क्या है। एक मनुष्य सबसे पहले गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और उस मनुष्य में जो भी कुछ सीखने की प्रवृत्तियां होती है इन विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग तरह की देखी जाती हैं। किस अवस्था में क्या खासियत होती है, किस अवस्था के लोग क्या क्या चीज़ अचीव करते हैं, क्या क्या चीज़ सीखते हैं, उनके अंदर कौन कौन से विकास होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए इस वीडियो को और समझते हैं शैशवावस्था की विशेषता क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद प्रथम साल और द्वितीय साल, शुरुआती 0 साल से लेकर के ये जो 3 वर्ष की अवस्था है, 2 वर्ष की अवस्था, इसको शिशु बोलते हैं। और इस शिशु वाले अवस्था में जो बिल्कुल ही छोटे नन्हे मुन्ने शिशु होते हैं उनमें सोचने समझने की क्षमता अभी डेवलप नहीं हो रहती है। उनके अंदर आप देखेंगे कि तर्क करने की क्षमता नहीं है, शारीरिक ग्रोथमेंट भी बहुत अल्प मात्रा में है। लेकिन इस अवस्था में ये सारी की सारी प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, चाहे वो सीखने की प्रक्रिया हो, चाहे वो शारीरिक वृद्धि की प्रक्रिया हो, ये दोनों के दोनों बहुत तीव्र गति से चलती है। तो शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें प्रमुख रूप से ये है कि शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। इसमें शारीरिक विकास अति तीव्र गति से इसी अवस्था में चलता है। आप देखेंगे एक छोटा बच्चा जो अभी 2.5 किलो 3 किलो का जन्म लिया, लेकिन वो वजन बढ़ते बढ़ते मात्र 2 से 3 साल में काफ़ी वजन हो जाता है। बाद के अवस्था में ये ग्रोथमेंट इतना तीव्र गति से नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें शारीरिक विकास की तीव्रता तेजी से होती है। शैशवावस्था की विशेषता में आप देखेंगे मानसिक क्रियाओं के भी बहुत तेजी से विकास होता है, और सीखने की प्रक्रिया भी बहुत तीव्र होती है। अर्थात आप ये समझिए कि शैशवावस्था वाले बच्चे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तेजी से ग्रोथमेंट करते हैं। ये विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से चलती है यहाँ पे। लेकिन एक इसका डीमेरिट है, शैशवावस्था के जो बच्चे हैं ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भरता वाली ये अवस्था होती है। अर्थात ये अपने खुद के खाने पीने की भी चीज़ों को अपने से बंदोबस्त नहीं कर सकते, मतलब अपने पालक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये एक खासियत है इसकी। नेक्स्ट है आत्म प्रेम की भावना का विकास इस समय हुआ रहता है। और आत्म प्रेम की भावना का विकास का मतलब है कि ये केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, सामाजिक गुण अभी इनके अंदर नहीं आया रहता है।
अर्थात शैशवावस्था में इसी चीज को बोलते हैं आत्म प्रेम की भावना का विकास होना। जो शिशु है उससे आप कभी कुछ मांग के देखिए, जब आप उससे कुछ मांगेंगे तो वो मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि ये बच्चे दूसरे को देने से कतराते हैं या नहीं देते हैं। जैसे जैसे उसमें सामाजिक विकास बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा, तो वो दूसरे का हेल्प करना, दूसरे को बांट के खाना, ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलने लगती है। तो शैशवावस्था में ये प्रवृत्ति नहीं होता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं आत्म प्रेम की भावना से ये लबरेज रहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक भावनाओं की तीव्रता से विकास करना ये शुरू करते हैं। अर्थात यहाँ से सामाजिक भावना विकास होता है, और ये जैसे सामाजिक भावना का मतलब है कि समूह में रहना, अपने परिवार के साथ रहना। सामाजिक गुणों को उतना ढंग से सीख तो नहीं पाते, लेकिन सामाजिक भावनाओं की तीव्रता से विकास करते हैं। और एक खासियत इस अवस्था का है, शैशवावस्था के जो बच्चे हैं ये अनुकरण द्वारा ज़्यादातर सीखते हैं। अनुकरण मतलब किसी का नकल करके, किसी को देख करके, जिस तरीके से सामने वाला व्यक्ति कर रहा है उसी तरीके से अनुकरण करके ये सीखते हैं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं जो है शैशवावस्था में देखा जाता है। नेक्स्ट आइए समझते हैं बाल्यावस्था की विशेषता। क्या है बाल्यावस्था की विशेषता? ऐसे बच्चे जो 3 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष के अंदर में जो बच्चे हैं, 3 से 12 वर्ष के बीच में, ऐसे बच्चे को हम लोग बोलते हैं बाल्यावस्था है। और ये जो बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं समझते हैं। सबसे पहला चीज है, इस बाल्यावस्था में मानसिक योग्यता में वृद्धि होता है। जो शिशु थे, शैशवावस्था था, उस शैशवावस्था में बच्चे जो हैं वो अपना सारा ऊर्जा शरीर में लगाते थे। शारीरिक ऊर्जा को ये फिर जैसे इनका उम्र बढ़ता है, बाल्यावस्था में जाते हैं, तो ये अपने शारीरिक ऊर्जा को बौद्धिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने लगते हैं और तमाम चीज़ों को सीखते हैं। जैसे बाल्यावस्था में आने के बाद ही बच्चे जोड़ जैसी क्रियाओं को, घटाव जैसी क्रियाओं को, ये गुणा जैसी संक्रियाओं को करना सीखते हैं। छोटे छोटे शब्दों को मिला मिला के वाक्य बोलना सीखना शुरू कर देते हैं। अर्थात ये जो शारीरिक ऊर्जा था उसको अब मानसिक योग्यता में, मानसिक ऊर्जा में बदलना शुरू करते हैं। तो मानसिक योग्यता में काफ़ी वृद्धि होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता इनमें देखा गया है। जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं हमेशा किसी चीज़ को जानने के इच्छुक रहते हैं, अर्थात इनके अंदर जिज्ञासा अति तीव्र होता है। नेक्स्ट है वास्तविक जगत से संबंध इसी समय इनका जुड़ता है। जब वो शिशु थे, शैशवावस्था थे, तो वास्तविक जगत से संबंध नहीं बना पाए थे, केवल अपने परिवारजनों को, अपने भाई बहनों को ही पहचानते थे। लेकिन वास्तविक जगत से संबंध बाल्यावस्था में इनका बनता है। तो ये एक खासियत है बाल्यावस्था की। हालांकि एक चीज़ आपको समझ लेना होगा कि विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, इन विकास के विभिन्न अवस्थाओं में विकास निरंतर चलते तो रहती है, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं में इसका स्पीड, इसका गति जो है कम और अधिक हो सकता है। सबसे अधिक जो स्पीड होता है वो शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में विकास की प्रक्रिया अति तीव्र गति से घटित होती है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, भाषाई विकास हो, नैतिक विकास हो, सभी प्रकार के विकास अवस्था में अति तीव्र गति से चलता है। इसके पहले जो गर्भावस्था है, 9 महीने के काल, उस समय भी विकास की गति बहुत तीव्र गति से चलती है। तो ये दो जो काल है, शैशवावस्था, उसके पहले गर्भावस्था, इन दोनों में विकास की जो गति होती है बहुत तीव्र होती है। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में बच्चे आते हैं तो बाल्यावस्था में ये थोड़ा स्थिर पड़ता है, अर्थात थोड़ा मंद गति से चलना शुरू होता है। विकास, ध्यान रखना है, विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन इसके गति में अंतर हो सकता है। किसी व्यक्ति में, व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति में विकास की प्रक्रिया तेजी से घटित होती है, किसी व्यक्ति में मंद गति से घटित होती है, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ अलग अलग अवस्था में इसका स्पीड का अंतर हो सकता है। तो हम ये कह रहे थे कि बाल्यावस्था की विशेषताओं में मानसिक योग्यता में वृद्धि होता है, जिज्ञासा की प्रबलता देखा जाता है, वास्तविक जगत से संबंध बनाना शुरू करते हैं। साथ ही साथ बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास इनमें होता है। और सामाजिक गुणों का विकास जैसे किसी को हेल्प करना, मिल बांट के खाना, ऐसे जो गुण है, ये सामाजिक गुण इस बाल्यावस्था में देखा जाता है।
बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं आपस में जब खेलते रहते हैं तो अपने टीम का सहयोग करना बाल्यावस्था में देखा जाता है। नेक्स्ट, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास इसी समय होता है। देखिए, जब शिशु होता है, शिशु मतलब 0 से 3 बरस 2 बरस की अवस्था, इस अवस्था में वास्तविक जगत से वो संबंध नहीं बना पाता है। वास्तविक जगत से संबंध बनाता है कब? जब वो बाल्यावस्था में आता है, और वास्तविक जगत से संबंध बनाने के बाद ही वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व अपना शो करता है। व्यक्तित्व 2 प्रकार के, जैसे एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व और एक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब कि अपने चीज़ों को, अपने पास जो भी चीज़ है उसको पूरा सबको शो कर देना, बता देना। तो जो उनके मन में चलता है वो सब कुछ बक देते हैं, बता देते हैं सामने वाले को, और ऐसा व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है और उसको आप किसी से शो नहीं कर रहे, किसी से बता नहीं रहे हैं, तो ये तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व हुआ है। तो बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास काफ़ी हद तक रहता है। आपने किसी को कहते हुए भी सुना होगा कि बच्चे भगवान के मूर्ति होते हैं, भगवान के मूर्त होते हैं, अर्थात ये झूठ नहीं बोलते। तो अक्सर ऐसा देखा गया कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे, एक व्यक्ति के यहाँ हम गए थे, उनसे पूछे, उनके छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो उनसे पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? तो बच्चा ने बताया कि अच्छा देख के आते हैं। अंदर गया, जब बाहर आया तो उसका जवाब था कि पिताजी बोले हैं कि वो घर पे नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये जो व्यक्तित्व है ना, ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, वो कुछ भी छुपाने की चेष्टा नहीं रखते हैं। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होना ये बाल्यावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है सामूहिक खेल। आप देखेंगे यही वो अवस्था है बाल्यावस्था जिसमें बच्चे जो है समूह में मिल के खेलते हैं और सामूहिक खेलों को पसंद करते हैं। खास करके ऐसा खेल जिसमें क्रियात्मकता को बढ़ावा मिलता हो, जिसमें उसको दौड़ने धूपने की ये जो प्रक्रिया है वो सारा का सारा रहता है, उसको बोलते हैं सामूहिक खेल। तो सामूहिक खेलों की जिज्ञासा इसमें काफ़ी हद तक रहती है, उसमें रुचि लेते हैं, दौड़ने धूपने वाली जो क्रियात्मक खेल होते हैं उसमें। नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक स्थिरता इस समय पाया जाता है। आप देखेंगे जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं इनके अंदर थोड़ा सा शारीरिक स्थिरता भी आती है, ज़्यादा तेज़ी से इस उम्र में शरीर भी विकसित नहीं करता, और मानसिक स्थिरता भी थोड़ा बहुत रहता है। अर्थात हमने बोला कि शैशवावस्था में गति तेज होती है विकास की, और बाल्यावस्था में उसका गति थोड़ा धीमा, थोड़ा मंद पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं किशोरावस्था। वंस अगेन एक ऐसा अवस्था है जहाँ पर विकास की गति तीव्रता पकड़ती है। अर्थात जो गर्भावस्था था उसके बाद शैशवावस्था, ये दोनों अवस्थाओं में विकास की गति तीव्र होती है, फिर बाल्यावस्था में मंद पड़ती है थोड़ा सा, और जैसे ही किशोरावस्था में आते हैं ये पुनः एक बार तेज हो जाती है। तो क्या खासियत है किशोरावस्था की? ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था है जिसको हम तूफानी उम्र बोलते हैं, और इस अवस्था में सबसे मुख्य जो विशेषता होती है वो है शारीरिक परिवर्तन। चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, इन दोनों में शरीर में काफ़ी हद तक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था जिसको जीवन का संधि काल बोलते हैं, अर्थात एक अर्ध मानव से पूर्ण मानव का विकास होता है। एक अर्ध मानव हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक उसमें जनन क्षमता ना आ जाए, अपने जैसे संतान उत्पत्ति की क्षमता ना आ जाए, तब तक वो आधा मनुष्य है। तो अर्ध मानव से पूर्ण मानव बनता है इसी किशोरावस्था में, और इसी वजह से ये दो अवस्थाओं का संधि काल है, बीच का काल है, और इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन देखा जाता है। इस शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ इस अवस्था में मानसिक विकास भी बहुत तीव्रता से होती है। इस अवस्था में आते आते जो बच्चे हैं उनके अंदर सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, ये सारे के सारे विकास के पहलू जो है वो सारे आ जाते हैं। तो मानसिक विकास भी अति तीव्र गति से होती है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता इस समय बहुत काफ़ी मात्रा में बनती है। देखिए, घनिष्ठ मित्रता या व्यक्तिगत मित्रता जो है ये इस अवस्था के बच्चों को आप देखेंगे जो अपने मित्र को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं परिवारजनों से भी ज़्यादा। कभी कभी आप ये कहते हुए सुनेंगे कि उसके पिताजी डांटते रह गए लेकिन वो दोस्ती नहीं तोड़ा। मतलब ये है कि घनिष्ठ मित्रता इस समय काफ़ी हद तक देखा जाता है। तो
मित्रता की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है स्थिरता और समायोजन का अभाव रहता है। ये एक ऐसा उम्र है जिस समय ख्वाबों में लोग रहते हैं। जो बच्चे वो काफ़ी हद तक कल्पनाशील होते हैं और इस वजह से इनके अंदर स्थिरता और एडजस्टमेंट करने की, समायोजन करने की क्षमता कम होती है। मतलब अपने परिवारजनों से, अपने गुरुजनों से, बाकी के जो भी गार्जियंस है उनके साथ ये समायोजन नहीं कर पाते हैं और अक्सर विरोध करते हैं। विरोधी प्रवृत्ति इनके अंदर देखा जाता है। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी इनके बातों को प्रश्रय न दिया जाए तो इनके अंदर ये देखा जाता है कि ये विरोध करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किशोरावस्था के बच्चे जो है अपने गुरुजनों को अभद्र बातें तक बोल देते हैं, अपने माता पिता का बहुत काफ़ी विरोध करने लगते हैं। और अगर इनके बातों को न माना जाए, न सुना जाए, ज़्यादा विरोध किया जाए तो ये आत्महत्या तक कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो उम्र है किशोरावस्था, इसमें स्थिरता और समायोजन का अभाव रहता है। ये बच्चे जो है किशोरावस्था के स्वतंत्रता और विद्रोही की भावना रखने वाले होते हैं। अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र रखना चाहते हैं और साथ ही साथ ये विद्रोही की भावना रखते हैं। काफ़ी हद तक ये तुरंत ही विद्रोह पे उतर जाते हैं। इसी अवस्था का एक विशेषता है कि काम शक्ति की परिपक्वता होती है और ये काम शक्ति का मतलब है सेक्सुअल इफेक्ट का होना। तो ये काम शक्ति की जो परिपक्वता है, इसमें आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं उनके अंदर जो अर्ध मानव था वो पूर्ण मानव बन चुका है और इसमें ये सेक्सुअल इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। रुचियों में भी परिवर्तन देखा जाता है। रुचियों में परिवर्तन, साथ ही साथ वो जो परिवर्तन होगा उसमें स्थिरता आ जाएंगी और वो जीवन पर्यंत जो है उसी प्रकार का रुचि उसके अंदर होना शुरू हो जाएगा। वो वही रुचि उसके अंदर हो जाएगा। जैसे किसी को संगीत में रुचि है तो अब पूरे लाइफ उसको संगीत में रुचि रहेगा। किसी को डांस में रुचि है तो वो पूरा लाइफ उसको डांस में रुचि रहेगा। ऐसा देखा जाता है कि रुचियों में परिवर्तन के साथ साथ उसमें स्थिरता रहती है। और इसी उम्र का एक और खासियत, एक और विशेषता है कि जो किशोरावस्था के बच्चे ये धर्म और ईश्वर में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक हम बात किए थे शैशवावस्था की विशेषता, बाल्यावस्था की विशेषता क्या है और किशोर जो होते हैं किशोरावस्था की विशेषता क्या होती है किस बाद। अब आगे चलते हम लोग। जैसे किशोरावस्था के बाद है प्रौढ़ावस्था, उसके बाद है वृद्धावस्था। इन दो अवस्थाओं का हमारे CTET में बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो बाल विकास में मुख्य रूप से किशोरावस्था तक के बातों को ज़्यादा समझना है। बाकी आगे आने वाले जो चैप्टर होंगे उसमें हम इन सभी चीज़ों का भी जिक्र करेंगे कि प्रौढ़ावस्था में क्या होता है। जैसे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे पूरे के पूरा जीवन काल में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो आइए समझते हैं अब हम लोग वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभी हम देख रहे थे कि किन किन अवस्थाओं में किस किस प्रकार का विकास होता है, कैसे कैसे लोग आगे की अधिगम करते हैं। लेकिन उसके बाद अब हम लोग समझते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, कौन कौन से तत्व करते हैं। तो आइए समझते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से मुख्य रूप से है वंशानुक्रम और वातावरण। ये दो ऐसे तत्व हैं जो वृद्धि और विकास को हमेशा प्रभावित करते हैं। अर्थात अगर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का वंशानुक्रम सही हो, अगर उसके माता पिता लंबे हैं तो उसके जो बच्चे होंगे, उसके होने वाले जो संतान होंगे वो भी लंबे होंगे। अर्थात जिनके माता पिता का शारीरिक ग्रोथमेंट अधिक हुआ है उनके बच्चों का भी शारीरिक ग्रोथमेंट अधिक होगा, ये देखा जाता है। साथ ही साथ ये जो वातावरण है, इस वातावरण का भी बहुत काफ़ी इफेक्ट, बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और वातावरण का प्रभाव का मतलब ये है कि जैसे जिस माहौल में आप बच्चे को रखिएगा उसका रीति रिवाज, उसके परंपराओं को ये एब्जर्व करता है, उसके भाषाओं को ये सीखता है, तो विकास और वृद्धि में ये भी बहुत बड़ा सहयोग देता है। यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण ये दो ऐसे तत्व हैं जो किसी भी व्यक्ति को बहुत काफ़ी मात्रा में उसके विकास में प्रभाव डालने वाले होते हैं। इस वंशानुक्रम को आप एज ए बीज मान लीजिए, बीज, और वातावरण को आप पोषण मान लीजिए। तो ये जो बीज है और पोषण है, जैसे एक बीज जो लेके आते हैं, अगर वो बीज ही ठीक ना हो तो आप कितना बढ़िया वातावरण दे लीजिए, उसका विकास ठीक नहीं हो पाएगा।
लेकिन अगर बीज उच्च उपजी का है, उच्च उपजी किस्म का है, अच्छा है, और उसमें आप कितना भी ठीक नहीं देते हैं तो इस कंडीशन में भी उसका विकास ठीक नहीं हो पाएगा। अर्थात हम ये देखते हैं कि एक मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। दोनों की अत्यंत ही आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से वंशानुक्रम है, वातावरण है। ये भी देखा गया है कि जो कुशाग्र बुद्धि के माता पिता होते हैं उनके संतान भी कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, और जो मंद बुद्धि के माता पिता होते हैं उनके संतान में भी ये गुण पाया जाता है कि वो भी मंद बुद्धि होते हैं। बहुत काफ़ी रेयर केस में, या ये कह लीजिए कि अपवाद मात्र में ही ऐसा होता है कि मंद बुद्धि के माता पिता जो हैं उनके संतान तीव्र बुद्धि के हो गए, तो ऐसा अल्प मात्रा में देखा जाता है। तो ये दो तो हो गए वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। साथ ही साथ जन्म का क्रम, ये जन्म का क्रम भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ये जन्म का क्रम का मतलब ये है कि जैसे एक माता पिता के 4 संतान है, तो जो प्रथम संतान होगा, जो पहला बच्चा होगा, उसके अंदर विकास की प्रक्रियाएं थोड़ा कम होंगी, लेकिन जो लास्ट का संतान होगा, सबसे छोटा होगा, उसके अंदर विकास अधिक देखा जाता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जो 4 संतान थे, जो सबसे छोटा वाला संतान था उसके ऊपर बाकी के 3 भाई बहनों का भी उसके ऊपर प्रभाव छूटा हुआ है, चाहे वो भाषाई विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो। इन सभी चीज़ों में वो अधिक वातावरण उसको मिल पाया है, तो छोटा वाले के अंदर ये ज़्यादा विकास देखा जाता है। तो जन्म के क्रम की वजह से भी विकास प्रभावित होता है। एक कारक लिंग भी है, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है, इनके अंदर भी विकास में थोड़ा बहुत अंतर देखा जाता है, और वो उसके पीछे रीजन है उसका लिंग। जैसे कोई महिला है तो उसका शारीरिक ग्रोथमेंट अपेक्षाकृत पुरुषों से पहले होता है। महिलाओं में जो भाषाई विकास है ये भी पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। सुस्पष्ट बोलने में और भाषा को अच्छे ढंग से प्रयोग करने में महिलाएं काफ़ी आगे होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक एक लिंग भी है। साथ ही साथ विकास को प्रभावित करने वाले कारक पोषाहार, ये तो आप खुद भी समझ रहे होंगे कि अगर अच्छा पोषाहार देंगे तो ही उसका शारीरिक ग्रोथमेंट होगा, और ठीक शारीरिक ग्रोथमेंट होगा तो ही उसका मानसिक ग्रोथमेंट होगा। तो इसलिए पोषाहार भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। शुद्ध वायु और प्रकाश भी बहुत जरूरी है। एक इंसान के सही मानसिक विकास और सही शारीरिक विकास के लिए ये दोनों तत्व, शुद्ध वायु और शुद्ध प्रकाश, ये निश्चित तौर पे नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रजाति। देखिए, मनुष्यों में भी प्रजाति पाया जाता है। जिस प्रकार जानवरों में प्रजाति होता है उसी प्रकार मनुष्यों में भी अलग अलग प्रजाति है। जैसे हमारे अपने इंडिया में ही देख लीजिए, दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ प्रजाति के हैं, उत्तर भारत के लोग आर्य प्रजाति के हैं, और इन दोनों प्रजातियों में इनके शारीरिक ग्रोथमेंट आप देखेंगे अंतर पाया जाता है। जैसे रेड इंडियन, अमेरिका का एक प्रजाति है रेड इंडियन, एक है निग्रो प्रजाति। इन दोनों प्रजातियों में काफ़ी अंतर देखा दिया। ये मनुष्यों का प्रजाति है। आप देखेंगे कि रेड इंडियन प्रजाति के जो बच्चे होंगे वो सुडौल शरीर के होंगे, कुशाग्र बुद्धि के होंगे, तीक्ष्ण बुद्धि होगा, तीव्र बुद्धि होगा उनका, जबकि वही निग्रो प्रजाति के लोग कम बुद्धिमान होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, उनका शारीरिक ग्रोथमेंट भी ठीक नहीं हुआ रहता है। इससे पता चलता है कि मनुष्य का जो प्रजाति है, इस प्रजाति के वजह से भी विकास प्रभावित होता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक में एक प्रजाति भी है। साथ ही साथ आपके शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां ठीक ढंग से काम न करें तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की वजह से भी वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। तो अभी हम समझ रहे थे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, किसके वजह से वृद्धि और विकास इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट आइए आप समझते हैं हम लोग वृद्धि और विकास को, विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम जो हैं उसको समझते हैं। आयाम का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। देखिए,
वृद्धि और विकास के जो विभिन्न आयाम है, जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये जो गोला है, ये गोला विकास का है, इसको हम विकास बोल रहे हैं। तो इस विकास के गठरी में, इस विकास के इस गोले में कौन कौन से तत्व शामिल है, किस किस प्रकार की विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि विकास एक छोटा पहलू नहीं है, विकास एक बहुत बड़ा शब्द है। ये इसके अंदर जो अर्थ समाहित है वो बहुत बड़ा अर्थ वाला है। तो विकास जो है, इसके अंदर आप देखेंगे किसी बच्चे का भाषाई विकास, उसका नैतिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका संवेग का विकास, संज्ञान का विकास, ये तमाम तरह के जो विकास के पहलू हैं, ये सबको सम्मिलित रूप से एक गठरी में बोलेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये विकास है। और इसी को हम बोलते हैं विकास के विभिन्न आयाम। विकास के अलग अलग आयाम अगर उसको तोड़ के निकाला जाए तो कौन कौन से हैं, तो आइए समझते हैं विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। वृद्धि और विकास के जो विभिन्न आयाम है उसमें सबसे पहला नंबर है सामाजिक विकास। देखिए, एक मनुष्य जन्म लेने के बाद, चूंकि आप जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने से उसका ग्रोथमेंट होता है। हम कुछ भी सीख के पहले से नहीं आते, अब इस इन्वायरमेंट में रहने के बाद ही सीखते हैं। तो सामाजिक विकास जो है ये किस तरीके से होता है और किस चीज़ को बोलेंगे सामाजिक विकास, ध्यान देंगे। परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को उसके अनुकूल कर लेना, साथ ही साथ ये एकता वाली बात, मेल जोल वाली बात और पारस्परिक सहयोग की जो भावनाएं हमारे अंदर आती है, इन सभी तत्वों को हम लोग बोलेंगे कि ये सामाजिक ग्रोथमेंट हो रहा है हमारा। और ये सभी व्यक्तियों में होता है जो व्यक्ति सामाजिक हैं। तो ये जो परस्पर सहयोग, मेल जोल, एकता, ये सारा का सारा जो भावना हमारे अंदर एंट्री करता है, इससे हम कहेंगे कि ये सामाजिक ग्रोथमेंट हो रहा है। अपनों के साथ, ये भी कहा जा सकता है कि अपनों के साथ और दूसरों के साथ भली भांति चलने की प्रक्रिया ही सामाजिक विकास तो है। खुद के साथ, दूसरों के साथ किस तरीके से समायोजन करके हम चलते हैं, ये हमारा सामाजिक गुण है। तो सामाजिक विकास जो है बच्चों के अंदर होते रहता है, अर्थात विकास के एक पहलू में से सामाजिक विकास भी है। समाज के अंतर्गत रह करके हम विभिन्न पहलुओं को सीखते हैं, जैसे हम भाषाओं को सीखते हैं, हम रीति रिवाजों, परंपराओं को सीखते हैं, हमारे अंदर जो नैतिकता आती है वो सब हम अपने समाज के अनुरूप ही सीखते हैं। समाज निर्माण के अंतर्गत ये जैसे चरित्र निर्माण का होना, अच्छे व्यवहार को सीखना, जीवन से संबंधित जो व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि हम लेते हैं वो हम समाज से ही तो लेते हैं। आप किसी स्कूल में उतना सामाजिक और व्यवहारिक शिक्षा नहीं ले पाएंगे जितना कि हम अपने समाज से लेते हैं। 90% हम जो व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं वो हम अपने समाज से लेते हैं। आप इसके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे एक बच्चा आदिवासी समाज का है, तो आदिवासी समाज जो है बहुत काफ़ी पिछड़े हुए हैं और अपने वो परंपराओं को नहीं छोड़े हैं आज तक। उनके अंदर आप ये देखेंगे कि जैसे एक आदिवासी समाज के एक व्यक्ति को किसी सर्प ने काट लिया, तो अक्सर वो अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास न जाके वो अक्सर ये देखा जाता है कि किसी न किसी देवी देवता के पास लेके जाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जिस समाज का उसको परिवेश मिला है वो उसी के रीति रिवाजों, परंपराओं को एग्जर्व कर लेता है और उसको उसी में भरोसा विश्वास होता है। जबकि आप देखेंगे जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो कुछ भी होने पर डॉक्टर को प्रश्रय देते हैं। तो जिस समाज में व्यक्ति रहता है वैसा सामाजिक गुण सीखता है और यही हमारा व्यवहारिक जीवन है, इससे व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। तो अभी हम लोग समझ रहे थे कि वृद्धि और विकास के विभिन्न आयामों में से पहला आयाम जो कि है सामाजिक विकास। दूसरा नंबर समझते हैं नैतिक विकास। ये जो नैतिक विकास है, क्या सही है क्या गलत है का निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर आ जाए तो हम कहेंगे कि आपके अंदर नैतिकता आ गया है। और नैतिक विकास के अंतर्गत और भी इसके पहलू जैसे ईमानदारी जैसी बातें, हमारे अंदर जो सत्यनिष्ठा, निश्चलता की भावना हमारे अंदर जो आती है, ये सब नैतिकता का है। इसको हम बोलेंगे कि नैतिक विकास है। किसी व्यक्ति के साथ ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करना,
सत्य, निष्ठा, निश्चलता, ये सब हमारा नैतिक विकास है। और इस प्रकार के भावना को विकसित करना ही नैतिक विकास कहलाता है। बच्चों का नैतिक संकल्पना का विकास जो है वो भी इसी से जुड़ा हुआ रहता है। अब नैतिक विकास की संकल्पना का मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझिएगा। जैसे नैतिकता का मतलब है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इन सभी नियमों को हम एग्जर्व करते हैं अपने लाइफ में, तो हम कहेंगे हमारे अंदर नैतिक गुण हो रहा है। लेकिन कभी कभी ये नैतिकता चेंज भी होती है। कभी कभी आप ऐसा देखेंगे कि चोरी करना चाहिए, ऐसा भी बात हो जाता है अंडर सिचुएशन। जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। एक व्यक्ति है, इसकी माता बहुत काफ़ी बीमार है और इसके पास पैसा नहीं कि दवा ले, तो ये एक मेडिकल स्टोर पे जाता है, दवा का डिमांड करता है, दवा मांगता है। मेडिकल वाले इससे बोलता है कि नहीं, दवा तो नहीं देंगे, पैसा पहले दो, उसके बाद दवा देंगे। और जब इसको दवा नहीं मिलता है, अपनी माँ को बचाने के लिए ये दवा का चोरी कर लेता है इसके यहाँ से। अब आपसे हम सवाल पूछते हैं, बताइए यहाँ पर इसका चोरी करना सही है कि गलत है? आपका जवाब निश्चित तौर पर यह होगा कि चूंकि इसकी माता बीमार थी और उसके जीवन रक्षा के लिए इसने चोरी किया है, तो यहाँ पर इसने सही किया है। अर्थात अंडर सिचुएशन आपके अंदर जो नैतिकता का परिवर्तन हो रहा है, इसको हम यही बोल रहा है कि नैतिक संकल्पनाओं का विकास भी इसी से जुड़ा हुआ रहता है। बच्चे का नैतिक संकल्पना नैतिक विकास के अंतर्गत ही आएंगे। नैतिकता हमारे व्यवहार में शामिल होता है। यहाँ पर एक शब्द है नैतिकता और एक शब्द होता है मौलिकता। तो मौलिकता और नैतिकता की बात कर ले तो नैतिकता जो है ये हमारे व्यवहार में सम्मिलित होता है, जबकि मौलिकता जो है ये हमारे व्यवहार के साथ साथ किसी भी चीज़ में शामिल होता है। नैतिकता केवल व्यवहार में शामिल होता है, जबकि मौलिकता व्यवहार के साथ साथ किसी भी चीज़ों में शामिल होता है। ये डिफरेंट है नैतिकता और मौलिकता में। नेक्स्ट एक पॉइंट है, बच्चों में नैतिक विकास प्रारंभ से ही नहीं होता है। शुरुआती दौर से उनके अंदर नैतिक विकास क्या सही है क्या गलत है वो नहीं समझ पाते। ये जो विकास है, ये विकास समाज में रहने से और समाज से ग्रहण करने पर आता है। जिस प्रकार के समाज में रहेंगे वैसा नैतिक विकास आपका होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है संवेगात्मक विकास। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे कि जो विकास के विभिन्न आयाम है उसमें से सामाजिक विकास क्या है, नैतिक विकास क्या है, ये दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर पढ़ते हैं संवेगात्मक विकास क्या है। देखिए संवेग और संज्ञान ये दो शब्द हैं। संवेग अर्थात एक व्यक्ति के अंदर क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम, द्वेष, ये जो है मैकडूगल महोदय 14 प्रकार के संवेगों का जिक्र करते हैं। और ये जो संवेग है, हर एक व्यक्ति प्रत्येक क्षण किसी न किसी संवेग में रहता है, लेकिन उन सभी संवेगों का पहचान अभी नहीं किया जा सका है। जितने प्रकार के संवेग उसके लक्षण का पहचान हुआ है वो 14 प्रकार के संवेग हैं। और प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रक्रिया से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब हम लोग संवेग और संज्ञान फुल डिटेल देंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि संवेग जो है ये मानसिक तीव्रता को बोलते हैं। अचानक से मानसिक उथल पुथल, यही तो संवेग है। जैसे आप शांत चित्त बैठे हुए हैं और अचानक से कोई सर्प दिख जाए, अचानक से कोई ऐसा चीज़ दिख जाए जिससे आप भयभीत हो जाएं, तो ये जो शांत मन था, इस मन में बहुत तेजी से उथल पुथल हो जाता है। और इसी उथल पुथल के होने को हम बोलते हैं संवेग। इस उथल पुथल होने से एक अलग प्रकार का मनोभाव जागृत होता है। और उसी मनोभाव में जैसे आप डर गए किसी चीज़ को देख के, तो ये भय संवेग होता है। जैसे आप शांत चित्त बैठे और कोई आके आपको गाली बकने लगे, आप तुरंत आपके अंदर एक संवेग उत्पन्न होगा उसके उस तरीके से बोलने से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोध है। तो संवेग जो है वो क्रोध है, भय, घृणा, आश्चर्य, ये सारे के सारे संवेग हैं। 14 प्रकार के संवेग को हम लोग पढ़ेंगे। संवेगात्मक विकास मनुष्यों में धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे संवेग का भी विकास होता है। एक छोटे बच्चे जो अभी 10 दिन 15 दिन का हुआ है, उसके अंदर संवेग का विकास नहीं हुआ रहता है।
वो न तो किसी के ऊपर क्रोध कर सकता है, न ही वो घृणा कर सकता है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि वो भयभीत भी नहीं हो पाता है। जैसे एक बहुत छोटा बच्चा है, उसको आप छिपकली उसके हाथ पर रख दीजिए फिर भी वो नहीं डरेगा। अर्थात हम ये कह रहे थे कि संवेग का विकास उसके अंदर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है धीरे 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 उसके अंदर संवेग का विकास होने लगता है, आयु बढ़ने के साथ साथ है। तो कौन कौन से संवेग है? क्रोध, भय, घृणा, आश्चर्य, ये सारे के सारे संवेग के अंतर्गत आने वाले तत्व हैं। नेक्स्ट है धनात्मक संवेग व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। अब संवेग भी दो प्रकार के, जैसे धनात्मक संवेग, एक है ऋणात्मक संवेग। तो धनात्मक संवेग जिसके थ्रू आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कुछ करने की आपके अंदर क्षमता विकसित होती है। और ऋणात्मक संवेग जैसे मान लीजिए क्रोध करना है, तो अत्यंत क्रोधी व्यक्ति, ये तो ऋणात्मक संवेग हुआ, ये आपको हमेशा लाइफ में पीछे खींचता है। तो धनात्मक संवेग जो है व्यक्ति को परिपूर्ण बनाने का काम करता है। इन संवेगों का हम अधिगम में भी यूज करते हैं, सीखने में यूज करते हैं। किसी व्यक्ति को संवेगित करके, किसी व्यक्ति को संवेगित करके आप ऊंचाई छूने के लिए विवश कर सकते हैं संवेग के थ्रू। जैसे देखिए भाषा से संवेग ट्रांसफर होता है। भाषा से संवेग कैसे ट्रांसफर होता है? हम एक व्यक्ति से बात कर रहे जो कि शांत चित्त बैठा था, और अचानक से कोई ऐसा हम बात बोलते थे जिससे वो क्रोधित हो जाता है। तो ये क्रोधित होना किससे ट्रांसफर हुआ? हम तो एक भाषा का यूज किए हैं, तो भाषा से क्रोध ट्रांसफर, ये संवेग ट्रांसफर होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि धनात्मक संवेग व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है, और संवेगात्मक विकास जो है व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है। संवेग की वजह से नैतिकता भी प्रभावित होता है, हमारा सामाजिकता, हमारा बौद्धिकता, ये सब कुछ प्रभावित होते हैं, जो कि आगे के चैप्टर में हम लोग समझेंगे। गामक नेक्स्ट है, अगला नंबर है गामक क्रियात्मक विकास। गामक विकास या क्रियात्मक विकास, देखिए वृद्धि और विकास के जो विभिन्न आयाम हैं, अभी हम बोल रहे थे कि विकास में बहुत सारे आयाम हैं। कौन कौन से? उसमें से एक है गामक क्रियाओं का विकास या क्रियात्मक विकास। वास्तव में ये गामक विकास क्या है या क्रियात्मक विकास क्या है? ऐसा विकास जिसमें आप देखेंगे कि क्रियात्मक चीज़ें शामिल है, जिसमें क्रिया करने की बात हो, उसको हम लोग बोलते हैं गामक विकास होना। जैसे एक बच्चा है, शुरुआती दौर में वो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने हाथों को, पैरों को, अपने शरीर के सारे अंगों को, यहाँ तक कि अपने मुंह को भी खोलना बंद करना, इस तरीके से सारे अंगों का प्रयोग करता है। तो उसके अंदर गामक विकास नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, जैसे एक पेन को पकड़ने के लिए वो सीधे बच्चा इस तरीके से पकड़ लेता है, अर्थात उसके अंदर धीरे धीरे गामक क्रियाओं का विकास हो रहा है। साइकिल का चला लेना, तैरना, किसी कार्य को कुशलतापूर्वक कर लेना, यहाँ तक कि चलना, दौड़ना, ये सारे के सारे गामक या क्रियात्मक विकास कहे जाएंगे। प्रत्येक मनुष्यों में ये गामक विकास होता है। नेक्स्ट है भाषाई विकास। हम और आप जो भी हैं, हम चूँकि सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करते हैं। तो ये जो भाषा है, जैसे जैसे हमारा उम्र लगभग 1 बरस, 1.5 बरस, 2 बरस होता है, हम अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं, अलग अलग शब्दों को सीखते हैं, जिससे हम भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। शुरुआती में बच्चे जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के भी अलग अलग इसके 4 अवयव हैं, जैसे सुनना, बोलना, कौशल है। भाषा के कौशल 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये चारों कौशल हम एग्जर्व करते हैं। तो ये जो भाषाई विकास है मनुष्य में काफ़ी हद तक मनुष्य के विकास को आगे बढ़ाने का काम करता है। अगर हमारे पास भाषा न होता तो ये समझ लीजिए कि हम जानवरों से भी बदतर होते हैं। भाषा ही है जो हमको इतना विकसित किए हुए है, हम जानवरों से अलग है भाषा के रूप में ही। नेक्स्ट है शारीरिक विकास। देखेंगे विकास के अंतर्गत केवल और केवल मानसिकता की ही बात नहीं करेंगे। अभी जितना भी हमने बात किया ये मानसिक ग्रोथमेंट का बात था, लेकिन शारीरिक विकास जैसे शरीर के लंबाई के बढ़ना, उसके अंगों के अनुपातों में वृद्धि होना, तो उसके हाइट का, साथ ही साथ उसके वजन का बढ़ना। एक छोटा बच्चा जब जन्म लिया था तब तो 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक का था, लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है उसके शरीर का ग्रोथमेंट होता है। तो ये शारीरिक ग्रोथमेंट भी
विकास के अंतर्गत आने वाला तत्व है। नेक्स्ट है मानसिक विकास। जैसे मानसिक विकास को आप बोल सकते हैं संज्ञानात्मक विकास। अभी हम आपको बोल रहे थे कि संवेग और संज्ञान दोनों अलग अलग तत्व हैं। संवेगात्मक विकास का मतलब है क्रोध, ईर्ष्या, बैर, भय, ये सब ये जो है ना संवेग है, और इसको बोलते हैं संवेगात्मक विकास। लेकिन ज्ञान का वृद्धि होना, जैसे तर्क क्षमता, किसी से तर्क करना, मेमोरी पावर आना, तो ये सब मानसिक विकास है। और ये मानसिक विकास जो है हमारे उम्र बढ़ने के साथ साथ ये भी होते रहता है। आप इस पूरे चैप्टर में, जिसमें विकास की अवधारणा के बारे में आप समझ रहे थे, इस पूरे चैप्टर का निचोड़ एक बार में समझ लीजिए। इसमें हम लोग समझे कि विकास वास्तव में होता क्या है। हम जब जन्म लेते हैं तो किस किस तरीके से किस किस आयु में नए नए चीज़ों को सीखते हैं। विकास और वृद्धि किस प्रकार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विकास का मतलब तो संपूर्ण विकास, जैसे कि आपका मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास दोनों को मिला दे तो उसको विकास बोलेंगे। लेकिन वृद्धि जो शब्द है ये थोड़ा कम अर्थ समाहित करने वाला शब्द है। और वृद्धि का मतलब केवल शरीर के ऊंचाई का बढ़ना, उसके भार का बढ़ना, शरीर के अनुपातों में वृद्धि होना, इस तरीके से। तो इस वृद्धि और विकास में अंतर को समझे थे। उसके बाद हम विकास के विभिन्न अवस्थाओं को समझाए थे, अलग अलग कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। और उसके बाद यहाँ से आप पढ़ ही रहे थे शैशवावस्था की विशेषता क्या है, बाल्यावस्था की विशेषता, किशोरावस्था की विशेषता। साथ ही साथ इस विकास के सारे पहलुओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रभावित करने का मतलब विकास जो है उसको या तो तीव्र कर देना या तो मंद कर देना, ये है प्रभाव डालना। तो ये वंशानुक्रम, वातावरण, पोषाहार, शुद्ध वायु और प्रकाश, प्रजाति, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये सब के सब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो है वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम। और इस आयाम के तहत हमने पढ़ा सामाजिक विकास है, एक है नैतिक विकास, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है गामक विकास, भाषाई विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। इस तरीके से ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो क्वालिटी लो है, संसाधनों की कमी की वजह से ये वीडियो उतना ठीक ढंग से नहीं बन पा रहा है, तो आप थोड़ा कन्विंस करिएगा। कुछ क्वेश्चन है जो आप इसका उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे, या जो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी उत्तर दे सकते हैं। सवाल है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले एक शिक्षक के लिए किस प्रकार के ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक ऐसा शिक्षक जो अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उस शिक्षक को किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। पहला ऑप्शन है उनके अभिभावकों के व्यवसाय के बारे में ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कि विकासात्मक अवस्थाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसका उत्तर आप देंगे। नेक्स्ट सवाल है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा। ऑप्शन है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, कि संवेगात्मक विकास का। इन विकास के विभिन्न आयामों में से किसका हिस्सा होगा अवधारणाओं का विकास। हम जो अवधारणा डेवलप करते हैं अपने अंदर, हम जो समझ विकसित करते हैं, ये किस विकास के आयाम के अंतर्गत आएगा, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है, विकास शुरू होता है ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा है प्रसव पूर्व अवस्था से, तीसरा है शैशवावस्था से, चौथा है पूर्व बाल्यावस्था से। आपको बताना है विकास कहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट आप बताएंगे बाल विकास का अर्थ क्या है। अगला सवाल जो है बाल विकास का अर्थ क्या है, और इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है बालक की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई में विकास होना। दूसरा ऑप्शन है बालक का बौद्धिक और मानसिक विकास होना। तीसरा है बालक का सर्वांगीण विकास होना। चौथा है बालक का विकास होना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।